नमस्कार दोस्तों। आज जो है कि हम 50 क्वेश्चन का सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। ये जो है कि एग्जाम के लिए बिहार एसएससी, सीजीएल 4, बिहार दरोगा, ये सब के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। हम 4 बार दरोगा का एग्जाम दिए और 4 बार में 4 बार पीटी और मेंस निकाले। 1275 अब की साल जो पिछले वाला था 1275 का दरोगा आया था, उसमें भी हम पीटी मेंस दोनों क्वालिफाई किए। दौड़ में हम छटा गए। इसलिए आप लोग को हम जो है कि जीके का तैयारी कराने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना चाहिए। मेरा चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके सर। इस चैनल से जुड़िए और हम जो है कि 50 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करेंगे और ये दरोगा बिहार एसएससी टीआरई 4 के लिए रामबाण सिद्ध होगा। इसलिए चलिए आप लोग का समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? जनजाति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बीएसएससी अमीन भर्ती 2005। तो लेप्चा जनजाति ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो लेप्चा जनजाति कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर 3 हो गया, सिक्किम हो गया। तब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? तो क्वेश्चन कहता है कि भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया, मतलब किस फसल को प्रभावित किया, मतलब सबसे ज्यादा हरित क्रांति से किस फसल में पैदावार अधिक हुआ? तो हरित क्रांति में गन्ने की फसल का ये नहीं होगा, गन्नों की फसल ये नहीं होगा, और क्या गेहूं की फसल यही होगा। तो भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर स्वामीनाथन। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को क्या कहते हैं? हरित क्रांति का पिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देश में मतलब भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। तो ये तो हरित क्रांति का पिता कहते हैं, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का। और कहता है कि श्वेत क्रांति का कौन हो जाएगा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का पिता किसे कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के मध्य में कितना अंतर होता है? भारतीय मानक समय और ग्रीनविच में कितना अंतर होता है? ये देखिए ऑप्शन ये गलत है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन लिख लीजिए 4.5 घंटा, और बी नंबर है 5.5 घंटा, 4 घंटा और 5 घंटा। तो भारत का मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना का अंतर होता है? 5.5 घंटा का अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है भारत का लगभग पूरा क्षेत्रफल किस गोलार्ध में स्थित है? मतलब कि भारत का लगभग पूरा क्षेत्रफल किस गोलार्ध में स्थित है? सबसे पहले भारत जो है कि सबसे पहले गोलार्ध क्या होता है? गोलार्ध क्या होता है? ये क्या हो गया? पृथ्वी। ये इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के उत्तर जो है उसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाले को कहते हैं दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, उत्तर वाले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। भारत जो है कि यहाँ पे स्थित है, और एगो ऊपर से नीचे लाइन रहता है उसको देशांतर रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो कौन है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। आगे क्वेश्चन लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या घनत्व कहलाता है
मतलब कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, कैसे जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है? तो कहता है किसी क्षेत्र में रहने वाले स्त्री पुरुष की संख्या, किसी क्षेत्र में रहने वाले स्त्री पुरुष की संख्या, ये तो नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। और कहता है कि प्रति किलोमीटर मनुष्यों की संख्या, ये तो बिल्कुल, ये तो कोई बात नहीं बना। और तीसरा कहता है प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्य की संख्या, मतलब कि यहाँ होना चाहिए प्रति वर्ग किलोमीटर में मनुष्य की संख्या, यही होगा तीसरा नंबर। क्या, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर कहता है कि कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मतलब कि कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो केरल, ये तो नहीं होगा, तमिलनाडु में स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। जैसे भारत ये है, यहाँ पे जो है कन्याकुमारी स्थित है, कन्याकुमारी स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अगला है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 8 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दिल्ली, पहला नंबर ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है लखनऊ, तीसरा नागपुर और चौथा है रुड़की। तो भारतीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भारत में, अगला क्वेश्चन है कि भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो बोकारो, यह नंबर है बोकारो, दूसरा नंबर जमशेदपुर, तीसरा भिलाई, चौथा राउरकेला। तो भारत में इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? जमशेदपुर में। और कब किया गया? जमशेदपुर में 1907 में किया गया। कब किया गया? 1907 में किया गया। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? मतलब कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का करते हैं? तो बाजरा है, मक्का है, चावल है, गेहूं है। तो किसका करते हैं सबसे ज्यादा उत्पादन? तो किसका करते हैं? चावल का। तो सबसे ज्यादा उत्पादन किसका किया जाता है? चावल का। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन है अपने उद्गम स्थान में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? मैंने कि गंगा का उद्गम कहाँ हुआ था? तो गंगा का उद्गम उत्तराखंड से हुआ था। तो ये कहता है कि जिस समय गंगा नदी का उद्गम हुआ, जहां से उद्गम हुआ उसको उस जगह क्या नाम देते थे? मंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी नहीं, अलकनंदा नहीं, हुबली नहीं, भागीरथी। मैंने गंगा जहां से निकलती है वहां गंगा को किस नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? मतलब कौन सी परियोजना है जो राउरकेला को बिजली उत्पादन के लिए पानी मना अति करती है? तो दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड पर, तो क्या हो जाएगा? हीराकुंड परियोजना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है। तो किस भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है? डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा तो किसके बीच मैकमोहन रेखा होता है? आप लोग बताइए दोस्तों कमेंट में, मैकमोहन रेखा किसके बीच होता है? तो भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच। और जो है रेड क्लिफ रेखा, भारत पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच? भारत और पाकिस्तान। और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के बीच। और जो है बच गया क्या? डुरंड रेखा, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच। अब ये जो है कि डुरंड रेखा पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या है, रेल रेल के यात्री डिब्बे का निर्माण कहाँ होता है, मतलब कि रेल का यात्री डिब्बे का निर्माण कहाँ होता है, चितरंजन में तो डीजल इंजन बनता है, डीजल इंजन बनता है। चितरंजन में क्या बनता है, डीजल इंजन बनता है। अरे सॉरी, गलती हो गया। चितरंजन में डीजल इंजन नहीं बनता। वाराणसी में क्या बनता है, डीजल इंजन बनता है, डीजल इंजन बनता है। और चितरंजन में इलेक्ट्रिक इंजन बनता है, इलेक्ट्रिक इंजन बनता है। तो ये कहता है रेलवे यात्री का डिब्बा कहाँ बनता है, तो पेरम्बूर। कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। पेरम्बूर किस शहर में है, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। अगला क्वेश्चन है जो कि बीएसएससी स्टेनो 2006 में पूछा गया है। तो कहता है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है। तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है, तो लेह, पहला नंबर ऑप्शन है लेह, बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी। चेरापूंजी में तो अधिक वर्षा होती है, चेरापूंजी में क्या होती है, अधिक वर्षा होती है, अधिक होती है। तो सबसे अधिक तो मोन्सीराम में होता है, दूसरा नंबर में चेरापूंजी में ही होता है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लेह लद्दाख में। लेह कहाँ है, लद्दाख में। और लद्दाख जो है यूपी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और ये लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बना, 2019 में। लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बना, 2019 में। आगे बढ़ते हैं, अब जनजाति से क्वेश्चन है। ये भी बीएसएससी स्टेनो परीक्षा 2006 में पूछा गया है। तो कहता है कि थारू लोग का निवास स्थान कहाँ है, मतलब थारू जनजाति है। थारू क्या है, थारू जो है जनजाति है। थारू क्या है, जनजाति है। तो थारू जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो थारू जनजाति अगर मूल रूप से देखा जाए तो उत्तराखंड में निवास करते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी थारू जनजाति निवास करती है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है, मतलब कि हजीरा जो उर्वरक कारखाना है वो किस नदी से पानी मतलब उसमें दिया जाता है। तो हजीरा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो हजीरा जो है कि किस नदी से पानी मिलता है, इसको महानदी से पानी मिलता है। हजीरा महानदी से पानी मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अब बांध से क्वेश्चन है, बीएसएससी स्टेनो में ही पूछा है बांध से। तो क्या कहता है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पे स्थित है। तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है किस नदी पे स्थित है, तो अर्जुन, मतलब कि अर्जुन का सारथी कौन था, कृष्ण। इसलिए इसका ट्रिक है नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पे है, कृष्णा नदी पे है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला 20 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, मतलब कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है। तो ऑप्शन है पटना, दिल्ली, हैदराबाद, शिमला। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है, हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारत यहां होगा किसके उत्पादन में भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर है। 3 के जगह दिन लिख दिया कि 3 होगा, 3 चांदी, सोना यहां होगा, सोना, ग्रेफाइट। तो भारत जो है कि ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अगला क्वेश्चन देते हैं,
अगला क्वेश्चन है कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में है? कोलार जो है सोनों का खदान है, वह किस राज्य में है? कोलार कहाँ पे है? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। कोलार कहाँ पे है? कर्नाटक में। कोलार कहाँ पे है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो मतलब भारत में कौन सा उद्योग जो है कि सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो लो इस्पात सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। इसका क्या होगा? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जो है कि भारत में सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराता है। कृषि के बाद जो है सूती वस्त्र उद्योग ही सबसे ज्यादा रोजगार अति करता है। आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया ये? आगे है 24 नंबर है कि बोकारो इस्पात कारखानों में किस विदेशी देश का सहयोग रहा? तो बोकारो जो इस्पात कारखाना स्थापित किया गया तो वह किस देश के सहयोग से किया गया? अमेरिका, पहला नंबर ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, रूस। देखिए बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना जो है ना पूर्व सोवियत संघ रूस से के सहयोग से किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है 25, गंगा के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से? उन्होंने कहता है कि गंगा के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो पहला नंबर ऑप्शन है भावर मिट्टी, लाल मिट्टी, बलथर मिट्टी, करेल, केवाल मिट्टी। देखिए गंगा के जो दक्षिण भाग में है वहां पे करेल केवाल मिट्टी पाया जाता है। कौन सा मिट्टी पाया जाता है? करेल केवाल मिट्टी पाया जाता है। अगला बढ़ते हैं। सिमलीपाल किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? मतलब सिमलीपाल जो है किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले है हाथी, हिरन, भालू, तेंदुआ। तो सिमलीपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल हाथी के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। नंदनकानन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नंदनकानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो नंदनकानन अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? नंदनकानन अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षी, हिरन, सफेद बाघ, सफेद चीता। तो नंदनकानन किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? मतलब भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में, नीलगिरी क्षेत्र में, सुंदरवन के क्षेत्र में। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय के क्षेत्र में। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय के क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगल बांध, नागार्जुन सागर बांध, और चौथा नंबर है टिहरी बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है कि टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देश, 4 देश, 2 देश, 5 देश। तो पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देश के साथ लगती है? तो 3 देश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। और वे कौन कौन देश है? तो पहला नंबर है बांग्लादेश, दूसरा नंबर है नेपाल, और तीसरा नंबर है भूटान। तो बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 3 देशों के साथ लगती है। तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो पहला नंबर है कटक, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा लखनऊ, चौथा कानपुर। तो चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कटक में है। कटक कहाँ? उड़ीसा और ओडिशा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? मतलब कि रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन वाराणसी, दूसरा कपूरथला, तीसरा अवाड़ी और चौथा हुगली। तो रेलवे डीजल इंजन कहाँ बनता है? तो वाराणसी में बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा में निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा किस चीज का पैदावार होता है? तो उड़ीसा में किस चीज का पैदावार सबसे ज्यादा होता है? निम्नलिखित में से मतलब हुआ कि ये चार में से कौन सा ऐसा चीज है जो कि सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? और ये भी बीएसएससी पर्यटन परीक्षा 2007 में पूछा गया है। तो लौंग है पहला, लौंग, दूसरा कॉफी, तीसरा इलायची और चौथा क्या है? हल्दी। तो सबसे ज्यादा उड़ीसा में क्या पैदावार होता है? तो हल्दी का पैदावार सबसे ज्यादा होता है। आगे क्वेश्चन है, तलचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तलचर जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला है कोयला, अभ्रक, लो उत्पाद, बॉक्साइट। तो तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक बरसाती नदी, तो कौन सा इनमें से एक नदी है जो बरसात में ही उसमें पानी आता है, बाकी बात बरसात के बाद सूख जाती है? तो महानदी, पहला नंबर ऑप्शन है महानदी, गंगा। गंगा कभी सूखता है? गंगा में सब दिन पानी रहता है। ब्रह्मपुत्र भी नहीं सूखता है, महानदी भी नहीं सूखता है। तो बरसाती नदी कौन हो गया? ब्यास हो गया। वो से ब्यास और वो से बरसाती नदी। आगे चलते हैं। श्री सेलम परियोजना किस नदी पे है? ये जो है कि आंध्र प्रदेश में है श्री सेलम परियोजना। तो श्री सेलम परियोजना किस नदी पे है? तो श्री सेलम परियोजना कृष्णा, तुंगभद्रा, भीमा, पंपनी नदी। तो किस नदी पे है श्री सेलम परियोजना? कृष्णा नदी पे है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस्पात कारखाना कहाँ है? तो ये चार गो शहर का नाम है, कहाँ पे इस्पात कारखाना है? तो इस्पात कारखाना कहाँ पे है? तो ऑप्शन क्या है? राउरकेला, कटक, भुवनेश्वर, पुरी। तो कहाँ पे है इस्पात कारखाना? राउरकेला। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में। और ये किसके सहयोग से बना है? जैसे कि कहेगा राउरकेला किस देश के सहयोग से बना है? तो केला ज्यादा जर्मनी का आदमी खाता है। जर्मनी का आदमी खाता है, इसलिए राउरकेला किस देश के सहयोग से बना है? तो जर्मनी के सहयोग से बना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत के पास है? मतलब कि विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास कितना क्षेत्रफल है? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा? 2.43%। 2.43%। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? ये जो है कि क्वेश्चन पूछा है बीएसएससी में पूछा है, बीएसएससी। और ये जो दिसंबर वाला सीटेट हुआ था, इसमें भी पूछा था कि विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है। तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, यहाँ गंगा दे दो, छूट गया है ऑप्शन। तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है? तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो क्या है ऑप्शन? भारत में सबसे कम वन क्षेत्र केरल, दूसरा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में है।
सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पे है? अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो कहता है क्वेश्चन, अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो किस राज्य में? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा। तो सबसे ज्यादा मछली कहाँ होता है? सबसे ज्यादा मछली आंध्र प्रदेश में होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? तो चिल्का झील कहाँ पे है? ओडिशा में है। चिल्का झील कहाँ पे है? ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश दूसरा स्थान पर। दूसरा अगर पूछ ले तो आंध्र प्रदेश। तो तटरेखा से कितना भारतीय राज्य लगा है? तो कितना भारतीय राज्य? 9 गो। 9 गो भारतीय राज्य ऐसा है जो कि तट रेखा पर स्थित है। 9 भारतीय राज्य है जो कि तट रेखा पे स्थित है। अब कहता है कि भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में, मतलब कि ये कहता है कितना जोन। तो उस समय तो 16 ही जोन था। उस समय जो है 2007 का क्वेश्चन है, 2007 तक में 16 जोन था। अब जो है कि 18 जोन हो गया, क्योंकि कलकत्ता मेट्रो एगो, कलकत्ता मेट्रो और एगो दक्षिण तटवर्तीय, मतलब कि दक्षिण तटवर्तीय मतलब एगो मेट्रो बना है। तो अभी मानिए कि 18, अभी जो है कि कितना रेलवे जोन है? 18 गो है। 18 गो रेलवे जोन कितना है? 18 गो। 18 रेलवे जोन है। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो सबसे पहले गुजरात। गुजरात तो सबसे बड़ा तटरेखा वाला राज्य है। दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश भी समुद्र से लगता है, पश्चिम बंगाल भी लगता है। कौन सा राज्य समुद्र तट से नहीं लगता है? तो बिहार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ? तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय की तराई क्षेत्र। तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी द्वारा घिरे हैं, मतलब कि नर्मदा और ताप्ती नदी द्वारा कौन सा पर्वत घिरा हुआ? विंध्य की पर्वत, सतपुड़ा की पर्वत, तो राजमहल की पर्वत, अरावली की पर्वत। देखिए इसमें एक ट्रिक है कि नर्मदा और ताप्ती नदी किस पर्वत से गिरा है। तो नर्मदा और ताप्ती दो गो बहन था, तो वो पुरी के लिए लड़ रहा था, इसलिए कौन सा पर्वत? सतपुड़ा। सतपुड़ा, पुड़ा और पुड़ी, वही हुआ सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत से गिरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? यह कहता है कि कौन सा राज्य है जिसमें जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल। देखिए जहाँ जहाँ गंगा जाती है वहाँ तो जलोढ़ मिट्टी कन्फर्म, तो यहाँ पश्चिम बंगाल होगा ही, उड़ीसा भी होगा, मध्य प्रदेश भी होगा। कहाँ जलोढ़ मिट्टी नहीं पाया जाता है? तमिलनाडु में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? मतलब ये क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है, कौन सा मतलब यूनेस्को द्वारा आरक्षित नहीं है? अगस्त मलाई, मल्ला मलई, नीलगिरी और पंचमढ़ी। तो कौन सा जो है कि जैव आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो मल्ला मलई जैव आरक्षित क्षेत्र नहीं है। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? गांधी सागर बांध किस
यहाँ होगा गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो एक होता है कि राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, किस नदी पे है? चंबल नदी पे। ठीक है, आज दोस्तों 50 क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का कराए। और जो है इसी तरह डेली जो मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके सर, इस चैनल पे डेली 50 क्वेश्चन का जो है सीरीज चला रहे हैं। आप लोग अधिक से अधिक जुड़े और जो है कि तैयारी बेहतर करें। धन्यवाद।